हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्यजीत जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम राजस्थान जीके के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है भरतपुर को। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के पूर्व में स्थित है। और इस जिले की स्थापना जाट शासक राजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में की थी, और इसका नामकरण राम के भाई भरत के नाम पर किया गया है। लक्ष्मण इस राज परिवार के कुलदेव माने गए हैं, और ये सूरसेन जनपद का, प्राचीन काल में सूरसेन जनपद का हिस्सा हुआ करता था। जनपद प्राचीन भारत की जो राज्य या प्रशासनिक इकाइयां होती हैं, उनको कहा जाता था। भरतपुर की सीमा हरियाणा व उत्तर प्रदेश से मिलती है, और इसके जो पड़ोसी जिले हैं वो है अलवर, दौसा, करौली और धौलपुर। 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया भरतपुर को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है, जिसमें भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिले शामिल हैं। अलवर व भरतपुर का वो क्षेत्र जो हरियाणा की सीमा से लगता है, उसे राठ कहते हैं, और ये सरसों के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे है राजस्थान में। कि यहाँ पर केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर की भी स्थापना की गई थी 1993 में। यहाँ पे सांसी जनजाति भी निवास करती है, और यहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है नौटंकी। यहाँ पे ब्रज महोत्सव मनाया जाता है, जो कि फरवरी माह में मनाया जाता है। जसवंत पशु मेला भी भरतपुर में लगता है, और यहाँ पे जो गीत गाए जाते हैं उनको रसिया गीत कहते हैं। यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं वो हैं ब्रज भाषा, हिंदी और मेवाती। यहाँ पे एक मेव किसान आंदोलन हुआ था, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया था। 1932 से 1933 के बीच में हुआ था, जब भूमि का लगान बढ़ाया गया, तो किसानों ने लगान देने से मना कर दिया खरीफ की फसल पर। तो उसके नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था। मेव किसान आंदोलन ये मेव जनजाति के किसानों के द्वारा किया गया था। यहाँ पे कुछ नदियाँ भी बहती हैं, जैसे कि बाणगंगा, गंभीरी, कुकुंद, रूपारेल और पार्वती। कुछ झीलें हैं, जलाशय हैं, जैसे मोती झील, शाही बांध, बंद भरेटा बांध, अजान बांध। यहाँ पे भरतपुर नहर बहती है। यह राजस्थान व यूपी की संयुक्त परियोजना है, जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी और 1964 में बनकर पूर्ण हुई। सबसे ज़्यादा लाभ भरतपुर को होता है इससे। दूसरी नहर है गुड़गांव नहर, जो हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। इस उद्यान को केवलादेव घना के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें केवलादेव नाम भगवान शिव को समर्पित मंदिर से लिया गया है, जो इस उद्यान के बीचों बीच में स्थित है। और घना नाम घने वनों की ओर संकेत करता है, जो एक समय इस उद्यान को घेरे हुए था। भरतपुर की गर्म जलवायु में सर्दियां बिताने प्रत्येक वर्ष साइबेरिया के दुर्लभ सारस यहाँ पे देखे जा सकते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान एक पक्षी अभ्यारण्य है, जिसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। अब ये एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और केंद्र बन चुका है, जहाँ पर बहुतायत में पक्षी विज्ञानी शीत ऋतु में आते हैं। इस उद्यान में गंभीरी और बाणगंगा नदी बहती है, और इसे रामसर साइट की सूची में भी शामिल किया गया है। और भी यहाँ पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि लोहागढ़ दुर्ग, डींग का किला, डींग के जल महल, लक्ष्मण मंदिर जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। रेल के बैंगन बनाने का कारखाना सिमको बैंगन फैक्ट्री भी यहीं पे है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है। तो इसका आंसर है रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। छतरी किसको कहा जाता है? राजा महाराजाओं को जहाँ जलाया जाता था, उस स्थान पर उनकी स्मृति में जो इमारत बनाई जाती थी, उसे छतरी कहा जाता है। राजस्थान में 32 खंभों की छतरी 2 जगह है।
पहली है रणथंभौर सवाई माधोपुर में और दूसरी है मांडल भीलवाड़ा में। तो यहाँ पे हम रणथंभौर की बात करते हैं। तो इस छतरी का निर्माण परम प्रतापी शासक वीर हम्मीर देव चौहान ने अपने पिता जयसिंह और जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल पूर्ण होने की याद में करवाया था। वीर हम्मीर देव जी को उनके पिता ने अपनी जीवित अवस्था में ही शासन सौंप दिया था और इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। ये छतरी धौलपुर के लाल पत्थरों से बनी हुई है और जो राव हम्मीर देव चौहान हैं वो रणथंभौर के शासक थे और ये पृथ्वीराज चौहान की वंशज थे। ये वो मेवाड़ी शासक थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को 3 बार हराया था और अपनी कैद में भी रखा था, लेकिन आखिरी युद्ध में एक षड्यंत्र की वजह से वीरगति को प्राप्त हुए और इनके मरने के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी इस किले में रणथंभौर के किले में प्रवेश कर पाया। इन्होंने शासन किया था 1282 से 1301 तक। फिर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश कर पाया और ये रणथंभौर के चौहान वंश के सबसे अधिक शक्तिशाली व महत्वपूर्ण शासक थे। इनके बारे में नयनचंद्र सूरीकृत हम्मीर महाकाव्य और जोधराजकृत हम्मीर रासो आदि ग्रंथों में भी हम्मीर देव के इतिहास की जानकारी मिलती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जोगी महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है सवाई माधोपुर में। तो ये रणथंभौर की तलहटी में बना हुआ एक गेस्ट हाउस है जिसे जयपुर के शाही परिवारों के द्वारा बनाया गया था और यह कई पीढ़ियों के लिए शिकार लॉन्च के रूप में भी यूज में किया गया था और यह गेस्ट हाउस सभी पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। जोगी महल से पद्म तालाब के सुखदायक दृश्य का आनंद भी ले सकते हैं पर्यटक। पद्म तालाब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सबसे बड़ी झील है। जोगी महल गेस्ट हाउस भी इसी झील के तट के निकट स्थित है। सुबह शाम पद्म तालाब में जंगली जानवरों के झुंड को भी देखा जा सकता है जो कि वन्यजीव फोटोग्राफर के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र रहे हैं। जोगी महल का एक और दिलचस्प आकर्षण ये है कि यहाँ पे एक विशाल बरगद का पेड़ भी है जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, रेड डायमंड के नाम से विख्यात है। तो इसका आंसर है धौलपुर। धौलपुर को रेड डायमंड भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे अधिकतर घर लाल पत्थरों के बने हुए हैं। लाल पत्थर यहाँ का बहुत फेमस है। प्रकृति ने धौलपुर जिले को एक ऐसी धरोहर दी है जो देश ही नहीं विदेशों में भी विख्यात है और वह धौलपुर का लाल पत्थर जिसे रेड डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। इस पत्थर की प्रकृति ऐसी है कि यह ना तो जल्दी ठंडा होता है और ना ही जल्दी गर्म होता है। पानी पड़ने पर इसमें निखार आता है और इस पत्थर में नक्काशी का काम भी बहुत ही सुंदरता से और आसानी से किया जा सकता है और यह लंबे समय तक चलने वाला बालुई पत्थर है जो दिल्ली के लाल किला हो या संसद भवन हो या इंडिया गेट हो या अक्षरधाम मंदिर हो कि इनके साथ कई ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध इमारतों को दमका रहा है जो वर्षों के बाद आज भी सही हालत में है। तो यह यहाँ का सबसे बड़ा रोजगार कृषि और इसी लाल पत्थर का है धौलपुर में। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भटनेर का किला स्थित है। तो इसका आंसर है हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ राजस्थान का एक जिला है जो कि उत्तर राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। हनुमानगढ़ को सादुलगढ़ भी कहते हैं। प्राचीन काल में यह जगह भटनेर कहलाती थी क्योंकि यहाँ भाटी राजपूतों का शासन था। यहाँ पर एक प्राचीन किला है जिसे भटनेर का किला बोला जाता है और यह दुर्ग चारों तरफ से मरुस्थल से घिरा हुआ है और इस दुर्ग को उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि जब विदेशी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते थे तो उनका पहला सामना इसी किले से यानी भटनेर से ही होता था। तो यह किला जैसलमेर के भाटी राजा भूपत सिंह ने 295 ईस्वी में बनवाया था। इसमें 52 बुर्ज हैं। किले का निर्माण पक्की ईंटों व चूने पत्थर से हुआ है। सन 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने यह किला भाटियों से जीत लिया था। इसी विजय को आधार मानकर जो कि मंगलवार को हुई थी, इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया क्योंकि मंगल हनुमान जी का दिन माना जाता है।
और भटनेर का किला उस जमाने का एक मजबूत किला माना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार इस किले से पंजाब के भटिंडा और हरियाणा के सिरसा तक एक बहुत बड़ी भूमिगत सुरंग भी हुआ करती थी। अगर किसी स्थिति में भटनेर के राजा हार जाते तो वे इस सुरंगों से ही भाग के भटिंडा और सिरसा पहुंच जाते और उनको सूचना दे देते, जिससे उनको पहले आक्रमण करने का मौका मिल जाता था। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य प्रचलित है। कहाँ का है ये अग्नि नृत्य? तो ये बीकानेर का है। तो यहाँ पे बंजारा समुदाय जसनाथियों के द्वारा ये डांस किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस नृत्य से 1-1.5 घंटे पहले उस जगह पर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रखी जाती हैं, उसके चारों ओर पानी छिड़का जाता है और मंत्रों के साथ आग लगाई जाती है। इसके बाद डांसर्स पहले तेजी के साथ इसके चक्कर लगाते हैं और फिर गुरु से परमिशन लेते हैं और फिर फतेह फतेह कहते हुए अंगारों में जाते हैं। इस अग्नि नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं और वे सिर पर पगड़ी, धोती, कुर्ता और पाँव में कड़ा पहनते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इस नृत्य को करते वक्त कई बार ये डांसर्स अंगारों को मुंह में डालने जैसे करतब भी दिखाते हैं। हालांकि ये खतरनाक डांस में खतरा भी बना रहता है, लेकिन जसनादी समुदाय के जो लोग हैं उनके मुताबिक उनको इससे कुछ भी नहीं होता। ये समुदाय इसे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ का नतीजा मानते हैं। तो राजस्थान में इस नृत्य की शुरुआत करीब 500 साल पहले जसनाथी समुदाय के जाट सिद्धों ने की थी। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत बीकानेर के कतरियासर गांव से हुई थी। और ये जो डांस हैं जसनाथियों के द्वारा ज़्यादातर सर्दियों के समय करते हैं और पारंपरिक तौर पर इस अग्नि नृत्य को ये समुदाय मंदिरों में साल में 3 बार मेले के दौरान करते हैं। होली और जन्माष्टमी पर भी यह नृत्य किया जाता है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का तीर्थ स्थल गोगामेड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है हनुमानगढ़। तो लोक देवता क्या होते हैं? लोक देवता किसी स्थानीय क्षेत्र या किसी प्रदेश की स्थानीय जाति व जनजाति से संबंधित होते हैं जो उस स्थान पर रहकर जनमानस का कल्याण करते हैं। राजस्थान के कई ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने देश की रक्षा व प्राणियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे में जो लोग होते थे उन्हें देवता की तरह पूजने लगते थे। इस प्रकार से ये महान व्यक्ति लोक देवता कहलाते थे। तो उन्हीं में से एक है राजस्थान के लोक देवता गोगाजी चौहान। गोगाजी 5 पीरों में भी गिने जाते हैं। राजस्थान में वो लोक देवता जिनको हिंदू व मुसलमान दोनों पूजते हैं पंचपीर कहलाते हैं। तो राजस्थान में 5 लोक देवता हैं जिनको पंचपीर माना जाता है। उनमें है पाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी, रामदेव जी और मेहाजी मांगलिया। गोगाजी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि जाहर पीर, राजा मंडलीक, नागराज, सांपों के देवता। गोगाजी का जन्म ददरेवा गांव चूरू में चौहान परिवार में हुआ था। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, माता का नाम बाछल देवी और पत्नी का नाम कोलूमंड की राजकुमारी केमल दे से हुआ था विवाह। इनके विवाह के संबंध में एक कथा भी है कि जब गोगाजी का विवाह हो रहा था तो एक सर्प ने आकर केमल दे को डस लिया था और ये सब देखकर गोगाजी ने अपनी मंत्र शक्ति से केमल दे के शरीर से सर्प का जहर निकाला, इसलिए गोगाजी को नाग देवता कहलाए। आज भी सर्पदंश की मुक्ति के लिए गोगाजी की पूजा की जाती है। और गोगाजी के विवाह के पश्चात ही कुछ समय बाद ही उनके मौसेरे भाई अर्जन सुरजन से जमीन जायदाद को लेकर विवाद शुरू हो गया था। इसी कारण अर्जन सुरजन ने गोगाजी की गायों का अपहरण कर लिया था और मुस्लिम महमूद गजनबी के साथ जाकर मिल गए। गोगाजी को जब इस बात का पता चला तो वे चिनाब नदी को पार करके युद्ध लड़ने के लिए चल दिए और युद्ध करते करते ही गोगाजी वीरगति को प्राप्त हुए। उनके इस रण कौशल को देखकर मुस्लिम सेना ने उन्हें जाहर पीर की संज्ञा दी। जाहर पीर का अर्थ होता है देवता के समान प्रकट होने वाला। गोगाजी जब युद्ध कर रहे थे तो इनका सिर काटकर ददरेवा चूरू में गिरा। उस स्थान को शीशमेड़ी कहा गया और उनका धड़ नोहर हनुमानगढ़ में गिरा। इस कारण उस स्थान को धुरमेड़ी कहा गया। गोगामेड़ी की बनावट मकबरे नुमा है। गोगाजी की पूजा भाला लिए हुए योद्धा के रूप में या सर्प के रूप में की जाती है। और गोगाजी की सवारी नीली घोड़ी है जिसे गोगा बप्पा के नाम से भी पुकारा जाता है। और गोगाजी का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। मथेरन कला प्रचलित है। तो यह कला बीकानेर की है। ये कला शैली जैन व वैष्णव समुदाय के बीच उत्पन्न और विकसित हुई है और ये आमतौर पर जैन व वैष्णव मंदिरों में पाई जाने वाले धार्मिक चित्र होते हैं।
माथेरन कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। इसमें क्या किया जाता है, नम दीवार पर चूने के माध्यम से देवी देवताओं का चित्रण ही माथेरन कला है और यह बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर की पुरानी हवेलियां माथेरन कला से भरी पड़ी हैं। माथेरन कला शैली में जो पात्र की आंखों की पुतलियां होती हैं वो अलग अलग दिशाओं में होती हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, पाटा संस्कृति का प्रचलन है, तो इसका आंसर है बीकानेर में। पाटा संस्कृति एक ऐतिहासिक व परंपरावादी शहर बीकानेर की मौलिक विशेषता है। ये सामान्य तौर पर लकड़ी या लोहे से निर्मित बैठक या चौपाल होती है जिस पर मोहल्ले के निवासी बैठकर अपना सुख दुख बांटते हैं। एक तरीके का बड़ा दीवान होता है जो मोहल्ले के बीचों बीच लगा होता है और इस पर कई लोग बैठते हैं और हर तरह की गतिविधि पाटे से जुड़ी होती है। तो यही होती है पाटा संस्कृति। हमारा 10वां क्वेश्चन है, निहाल टावर कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है धौलपुर में है। धौलपुर राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित जिला है। इसकी स्थापना तोमर वंश के राजपूत राजा धवल देव ने की थी, तब इसे धवलपुरी या धवलपुर के नाम से जाना जाता था और यह 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 27वां जिला बना और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। यहाँ पर भवन निर्माण में लाल पत्थरों का प्रयोग अधिक होने के कारण इसे रेड डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। निहाल टावर धौलपुर रियासत का गौरव स्तंभ है। यह एक घंटाघर है जिसका निर्माण राजा निहाल सिंह के समय 1880 में शुरू हुआ था और 1910 में राजा राम सिंह के समय में पूर्ण हुआ। इसमें 7 धातुओं से बनी भारत का सबसे बड़ा घंटा है। रियासत के समय यह घंटाघर धौलपुर शहर की दिनचर्या को व्यवस्थित रखा करता था। इसके प्रति घंटे बजने वाले घंटे की ध्वनि की गूंज बोला जाता है कि 8 मील तक गूंजा करती थी। काफ़ी समय बाद इसकी घड़ी बंद हो गई और यह केवल इमारत स्तंभ जैसा मूक हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।